नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच की तनातनी बनी हुई है। चीन पर भारत ने कड़ी नजर बनाकर रखी है। उसकी हर हरकत पर भारतीय सेना के सभी अंगों की नजर है। इसके साथ ही अगर चीन ने मजबूर किया और भारत के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो तीनों सेनाएं उस चुनौती का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। चीन ने अब अगर हिमाकत की तो मिलेगा करारा जवाब। जल, थल और नभ तीनों की सुरक्षा करने वाली भारतीय सेना है तैयार। पूर्वी लद्दाख में चीन एलएसी पर आंख दिखा रहा है, वहीं भारत भी उसे आंख में आंख मिलाकर जवाब देने के लिए तैयार है। आया ट्रेलर सरहद पर की हिमाकत तो लड़ाकू दुश्मन कान खोलकर सुन ले। खलबली मचाने वाले भारतीय सेना के इन हेलीकॉप्टरों की दहाड़। सुखोई, मिग, अपाचे, चिनूक, इनकी गर्जना से चीन का हौसला हो गया है पस्त। सेना की हुंकार के साथ ही 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का नेतृत्व करने वाला देश का नेतृत्व भी है दमदार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। फॉरवर्ड पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से सैनिकों के हौसले अब आसमान छू रहे हैं। नीमू पोस्ट से पीएम मोदी की ललकार से बीजिंग भी हिल गया है। देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। प्रधानमंत्री के लेह दौरे से साफ हो गया कि अब की बार चीन से आर पार की नौबत आई तो देश की रक्षा के लिए तीनों सेनाएं एक साथ ड्रैगन पर टूट पड़ेंगी। सारे अस्त्र शस्त्र बिल्कुल तैयार हालत में है। थल सेना किसी भी हालत से निपटने का पूरा दमखम रखती है। माउंटेन डिवीजन की फायर और फ्यूरी को दुश्मन ने भी देखा है। लद्दाख स्कॉट्स, बिहार रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट की ताकत का लोहा। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज तक ने चीन की सरहद पर एक फॉरवर्ड एयरबेस पर जाकर वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया है। लड़ाकू विमानों से लेकर हेलीकॉप्टर और रसद के साथ जरूरी सामान लेकर पहुंचने वाले विमान सब किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार हैं। तीनों सेनाओं की तैयारी दुश्मन को खबरदार कर रही है। अगर चीन ने कदम पीछे नहीं खींचे तो भारतीय शूरवीरों का पराक्रम उस पर भारी पड़ेगा। मंजीत नेगी, लद्दाख आज तक। भारतीय वायुसेना की गिनती दुनिया की चुनिंदा सबसे अच्छी वायुसेनाओं में की जाती है। इसके पास न केवल अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं, बल्कि इसके पायलटों की जाबाजी भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। भारत चीन सीमा के पास एयरफोर्स के एक बेस पर कैसी है तैयारी, इसका जायजा आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने लिया है। वहां से आज तक की यह खास रिपोर्ट देखिए। भारत चीन सीमा के बेहद करीब एक फॉरवर्ड एयरबेस से भारतीय वायुसेना की यह हुंकार सुनिए। मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी संकट से निपटने का इनका संकल्प देखिए। चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए वायुसेना पूरी तरह अलर्ट है। मई में चीन की चालबाजी का पता चलते ही भारतीय वायुसेना मोर्चे पर डट गई। वहीं 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों की खूनी भिड़ंत के बाद आसमान से एलएसी की निगरानी और भी सख्त हो गई है। भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए वायुसेना के सुखोई 30 विमान कॉम्बैट रोल में हैं। यानी जब भी सुखोई विमान उड़ान भरते हैं तो बमों से लैस होकर, ताकि दुश्मन की हरकत दिखाई देते ही तुरंत कार्रवाई की जा सके। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने
एक फॉरवर्ड एयरबेस पर जाकर वायुसेना की ऐसी ही तैयारियों का जायजा लिया। चीन से निपटने के लिए वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है। और अगर लड़ाकू विमानों की बात करें तो सुखोई लड़ाकू विमान से लेकर मिराज 2000 आने वाले दिनों में रफाल लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। और इस मौके पर खास तौर से जब हम चीन से लगने वाली सरहद के एक फॉरवर्ड बेस एयरबेस पर मौजूद हैं तो वायुसेना दिन और रात लगातार चीन की हर हरकत पर नजर रख रही है। एलएसी के उस पार चीन की हरकत बढ़ती जा रही है, लिहाजा भारतीय वायुसेना ने भी हलचल बढ़ा दी है। वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार गश्त लगा रहे हैं। विमानों से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। सुखोई के अलावा चीन के दुस्साहस का जवाब देने के लिए MiG-29 विमान भी गरज रहे हैं। इन गरजते विमानों से सरहद पर चीन दहल रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान MiG-29 लड़ाकू विमान ने अहम भूमिका निभाई थी और इस वक्त ये लेह सरहद पर तैनात है और ये आने वाले दिनों में दुश्मन के किसी भी ठिकाने को निस्ते नाबूद कर सकता है। इस फॉरवर्ड एयरबेस से चीन पर नजर रखने के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट मिराज 2000, सुखोई 30 और जगवार की भी तैनाती की गई है। लद्दाख में बॉर्डर पर आसमान से चीन की हिमाकतों का जवाब देने की पूरी रणनीति खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने परखी है। It should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. भारत के गगनभेदी विमानों की तैयारी चीन को अब भी आगाह कर रही है कि वो उलझने की कोशिश न करे। इस एयरबेस पर तैनात एयर वॉरियर्स का हौसला बुलंद है। आज तक से बातचीत में वायुसेना के फाइटर पायलट का जोश कितना ऊंचा है, देखिए। हमारे पास सभी चुनौतियों से लड़ने के लिए सभी संसाधन हैं और भारतीय वायुसेना हर तरीके से तैयार है किसी भी चैलेंज को मीट करने के लिए। आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर वायुसेना की मौजूदगी देखें, फॉरवर्ड एयरबेस है, कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इसके का रोल है? किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और कोई भी चीज अगर आवश्यक हुई तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से जागरूक हैं और तैयार हैं। हमारे जोश का स्तर हमेशा ही ऊंचा रहता है एंड जैसे हमारा मोटो है, वी आर ऑलवेज टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। मौजूदा हालात में भारतीय सेना के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए ये वीर तैयार है। आसमान को चीरने वाले इन एयरफोर्स वॉरियर्स का हौसला आसमान से भी ऊंचा है। चीन से लगने वाली भारत की सरहद पर भारत के हजारों सैनिक तैनात हैं, जिनके लिए वायुसेना अहम भूमिका निभाती है। खासतौर से फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों को पहुंचाने से लेकर उनके हथियार, राशन की अहम जिम्मेदारी होती है। और इसी तरह से चिनूक, अपाचे, चेतक, चीता जैसे हेलीकॉप्टर से मुश्किल हालात, खराब मौसम के बावजूद एयरफोर्स के एयर वॉरियर इन मिशन में लगातार लगे रहते हैं। अगर भारत के सामने कोई विकल्प नहीं बचा तो भारत के लड़ाकू विमान अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं। यही नहीं, इनके साथ साथ भारतीय वायुसेना का गौरव बनने जा रहा राफेल लड़ाकू विमान भी इसी महीने फ्रांस से भारत आ रहा है। 27 जुलाई तक 4 से 6 राफेल विमान अंबाला एयरबेस तक पहुंच जाएंगे। इनसे भारतीय वायुसेना की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि चीन चित हो जाएगा। मंजीत नेगी, लेह, आज तक। चीन से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना को जिन विमानों को तैनात किया गया है वहां अब आपको उनकी खासियत के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आपको सुखोई 30 के बारे में हम जानकारी देते हैं। यह सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रूस में बना हुआ है, 2 इंजन वाला है। इसकी रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि क्रूज स्पीड 3200 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 इंजन वाला है। सुखोई 30 की हमने बात कर ली और अब आगे बढ़ते हुए चीन के खिलाफ MiG-29 को भी तैनात किया गया है। MiG-29 आपके सामने है। इसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें हवा में ही ईंधन भरा जाना संभव है। यह इसकी सबसे बड़ी खासियत। इसके अलावा यह अत्याधुनिक मिसाइलों से भी लैस है। हवा में ईंधन भरने में सक्षम अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस MiG-29। मिराज 2000 की बात कर लेते हैं अब। मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी तैयार है। इनकी रफ्तार 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की है।
इसकी फायर पावर 125 राउंड प्रति मिनट है। इसे इजराइल में बने स्पाइस 2000 बमों से लैस किया गया है, जिन्होंने बालाकोट में भी खलबली मचाई थी। तो ये खासियतें और यही हिंदुस्तान की ताकत। भारतीय वायुसेना की ताकत में अमेरिका से भारत को मिले 2 अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर बढ़ा रहे हैं, चिनूक और अपाचे। ये दोनों हेलीकॉप्टर दुश्मन को चकमा देने और उसके गढ़ को भेद कर हमला करने की ताकत रखते हैं। चीन के खिलाफ युद्ध की नौबत आई तो इन हेलीकॉप्टरों से भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़प के बाद एलएसी पर भारतीय वायुसेना की हलचल तेज है। चीन से लगने वाली सीमा पर 2 अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, चिनूक और अपाचे। भारत चीन सीमा के बेहद करीब एक एयरबेस में इन दोनों हेलीकॉप्टरों की ताकत देखने लायक है। सरहद पर भारत और चीनी सेनाओं के बीच बढ़ते तनाव के साथ सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाना एक अहम मिशन होता है और इस मिशन में वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से एक बार में 20 से 25 सैनिकों को ऊंचे पहाड़ी इलाकों की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाया जाता है। न सिर्फ सैनिक बल्कि हथियार और रसद भी पहुंचाए जा रहे हैं और इस वक्त जब भारत और चीनी सेनाओं के बीच तनाव चरम पर है, वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर इस पूरे इलाके में, लद्दाख के अलग अलग इलाकों में सैनिकों को, रसद को और हथियार को पहुंचाने के मिशन में लगातार दिन और रात लगा हुआ है। हाल ही में अमेरिका से खरीदे गए चिनूक हेलीकॉप्टर चीन से लगने वाली सरहद पर सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाने और उनके लिए राशन के साथ ही हथियार पहुंचाने के मिशन को बखूबी निभा रहे हैं, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है। यह है अपाचे हेलीकॉप्टर जो हाल में अमेरिका से खरीदे गए हैं। 22 हेलीकॉप्टर ऐसे खरीदे गए हैं और अब यहाँ पर इस वक्त ये चीन सरहद पर इसको तैनात किया गया है। खासतौर से माउंटेन वॉरफेयर के लिए ये बेहतरीन हेलीकॉप्टर माना जाता है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों को हवाई सहायता देने के लिए अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टरों को खास मकसद से तैनात किया गया है। इनके जरिए उन क्षेत्रों के करीब सैनिकों को मदद भेजी जा रही है जहां थल सैनिक अपनी कार्रवाई में जुटे हैं। इनके अलावा Mi-17V5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी सैनिकों और सामग्री परिवहन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चीन से तनातनी के बीच वायुसेना को मालूम है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रक्षा कवच को कम नहीं किया जा सकता है। अभी भी गलवान घाटी, पैंगोंग झील और दौलत बेग उल्टी इलाके में चीनी सेना की तैनाती पहले जैसी बनी है। ऐसे में भारत किसी स्तर पर अपनी तैनाती को कम नहीं रखना चाहता है। चीन बॉर्डर पर फॉरवर्ड एयरबेस से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत सिंह नेगी, आज तक। और अब आपको भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाले हेलीकॉप्टरों के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अपाचे हेलीकॉप्टर की, जो आपके सामने है। इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना भी करती है। इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल करती है, रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसके अलावा ये ऊंचे पहाड़ों पर हमला करने में सक्षम है और इतना ही नहीं, ये एंटी टैंक मिसाइल से भी लैस है। अपाचे हेलीकॉप्टर को अब हटाते हैं और चिनूक हेलीकॉप्टर की बात कर लेते हैं। स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए चिनूक हेलीकॉप्टर जो आज तक के स्टूडियो में आ चुका है। चिनूक हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। ये 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें वजन उठाने की इतनी क्षमता है कि ये तोप को भी उठा सकता है। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण चिनूक हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान के लिए। आगे बढ़ते हुए अब स्टूडियो में लेकर आते हैं Mi-17V5 हेलीकॉप्टर, जिसके बारे में आपको जानकारी दे। ये मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। ये रूस में बना उन्नत किस्म का हेलीकॉप्टर है। इसकी रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये 1500 किलो वजन उठाने की क्षमता भी रखता है। तो इन तमाम हेलीकॉप्टर्स की आपने क्षमता जान ली है। आगे बढ़ते हुए चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए थल सेना की भी पूरी तैयारी है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के सामने बराबरी की टक्कर वाली तैनाती की गई है। वहीं टैंक और तोपों को भी इस तरह से लगाया गया है कि चीन अगर टकराया तो उसके पैर उखड़ जाएंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की भारी तैनाती का तोड़ निकालने के लिए
भारत ने टैंक और तोपों की तैनाती अहम ठिकानों पर कर रखी है। दरअसल टकराव के हालात पैदा होने के समय से ही चीन ने पूर्वी लद्दाख से सटी पूरी एलएसी पर अपने सैनिकों का भारी जमावड़ा कर रखा है। सैनिकों के साथ साथ टैंक, तोप और दूसरे सैन्य साजो सामान से वो भारत को आंख दिखा रहा है। लेकिन चीन से निपटने की तय रणनीति के तहत भारतीय सेना ने चीन के जितनी ही तैनाती कर रखी है। इसे सेना की भाषा में मिरर डिप्लॉयमेंट कहते हैं। वैसे तो पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की एक टैंक रेजिमेंट कई सालों से तैनात है, लेकिन चीन मिरर डिप्लॉयमेंट के लिए भारत ने अतिरिक्त टैंकों को यहां तैनात किया है। इसके दम पर विपरीत परिस्थितियों में जानकारी के मुताबिक इन टैंकों को लेह लद्दाख पहुंचाने के लिए वायुसेना के हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर का इस्तेमाल किया गया है। चीन से लगने वाली इस सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना की 14वीं कोर पर है। इसकी सहायता के लिए भारतीय सेना की ओर से यूनिटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। छोटे छोटे ग्रुप भी तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें इन्फेंट्री सैनिक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्म्ड यानी टैंक, आर्टिलरी यानी तोपखाना सब एक साथ काम करेंगे। चीन की पीएलए से पिछले 2 महीने से पूर्वी लद्दाख में तनातनी चल रही है। ऐसे में भारतीय सेना के शूरवीर किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। आज तक ब्यूरो। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। भारतीय नौसेना की गिनती दुनिया के ताकतवर देशों में होती है। अपने किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए भारतीय नौसेना कितनी सक्षम है, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे लद्दाख की परिस्थितियों में उबाल आ रहा है, वैसे वैसे भारतीय नौसेना भी अपनी पूरी शक्ति के साथ समुद्र पर नजर गड़ाए हुए है। भारत इस समय समुद्र में चीन पर दबाव डालने के विकल्प पर विचार कर रहा है। यहाँ कुछ बातें समझनी जरूरी है और भारत और चीन की ताकत को अगल बगल रखकर देखना भी आवश्यक है। भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के पास एक परमाणु पनडुब्बी है, जबकि चीन के पास कम से कम 12 परमाणु पनडुब्बियां हैं। भारत के पास 1 दर्जन के आसपास सक्रिय पनडुब्बियां हैं, जबकि चीन के पास 50 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं। लेकिन भारत तेजी से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर यानी नए विक्रांत पर काम चल रहा है और यह भी भारत की शक्ति बढ़ाएगा। अपनी जगह बदल रहा है, वो भी अपनी खुद की पावर के भरोसे। इससे पता चलता है कि भारत एक मुश्किल प्रोजेक्ट में काफी आगे बढ़ चुका है। चीन के खतरे को देखते हुए भारतीय सेना विदेशों से भी जरूरी सैन्य साजो सामान मंगा रही है और अपनी शक्ति बढ़ा रही है। भारत ने इसी साल अमेरिका में बने 24 MH-60 रोमियो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए हैं। इनमें से 3 हेलीकॉप्टर दिसंबर की शुरुआत में आ जाएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स में एंटी शिप मिसाइल्स और टॉर्पीडो लगे होते हैं। इनमें युद्धपोत और पनडुब्बी पर दूर से वार करने की क्षमता होती है। भारतीय नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स के मामले में तो काफी बढ़त हासिल की है, लेकिन देश के पास पनडुब्बियां कम है, चाहे वो परमाणु पनडुब्बी हो या फिर सामान्य पनडुब्बी। हालांकि अब इस दिशा में भी काम हो रहा है। सामान्य पनडुब्बियों की ताकत बढ़ाने के लिए 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां तैनात की गई हैं और 6 अतिरिक्त पनडुब्बियां बनाने की योजना है। परमाणु पनडुब्बी की बात की जाए तो भारत की अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने पर भी काम चल रहा है। भारत के पास शक्ति है। अब देश को चीन पर दबाव डालने वाली नीति पर काम करना है और यह दबाव समुद्री युद्ध क्षेत्र में डाला जा सकता है। आज तक ब्यूरो। जल तल नभ हर जगह है हिंदुस्तान की तैयारी और आप देख रहे थे तस्वीरें ताकत वतन की जिनसे है। आगे बढ़ते हुए आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें खबरदार में आप तक पहुंचाते हैं। 8 पुलिसकर्मियों को बेरहमी से छलनी कर देने वाला विकास दुबे अब तक फरार है। उसकी तलाश में छापेमारी हो रही है, मगर उसका कोई सुराग अब तक नहीं मिल सका है। लेकिन पुलिस विकास दुबे के अपराध की नगरी को लगातार ध्वस्त कर रही है। पुलिस ने विकास दुबे के घर में बने बंकर को तलाश लिया है। विकास दुबे के बारे में जो कुछ सामने आ रहा है वो यही बताता है कि नेताओं के साथ गठजोड़ करके विकास दुबे खुद को पुलिस और कानून के ऊपर समझने लगा था।
राजनीति और अपराध का जब मिलन होता है तो बनता है कोई ऐसा दुर्दान जिसका नाम विकास दुबे हो सकता है। राजनीति जब अपराध के पौधे को बेहिसाब ताकतें और बेशुमार फायदे पहुंचाने लग जाए तब अपराध का पौधा वटवृक्ष बन जाता है। वैसे ही अपराध की दुनिया का सरगना बन गया विकास दुबे। आज की तारीख में यह चेहरा पूरे देश की निगाह में चढ़ा हुआ है। पूरे प्रदेश की पुलिस तलाश रही है विकास दुबे नाम के इस अपराधी को। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो खुलासे हो रहे हैं वो बताते हैं कि कैसे अपराध की पूरी बस्ती बसा ली थी इस अपराधी ने। हथियार छुपाने के लिए बंकर बने थे। देखिए, पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि इस अपराधी जो है अपने हथियारों को यहाँ पर मकान की दीवारों में चुनवा करके रखता है और इसने घर के अंदर बंकर बना रखे हैं। उस बंकर के नीचे भी इसने हथियारों को और गोला बारूद को दबा करके रखा है। पुलिस को जो लूटे हुए हथियार थे उनको भी इस तरह की अभिसूचना थी कि भागते समय ये नीचे बंकर में दबा गया है। इस सूचना पर सीआरपीसी की धारा 100 के अंतर्गत पुलिस ने यहाँ सर्च ऑपरेशन किया। आवश्यकता अनुसार यहाँ पर खुदाई की गई, कुछ दीवारों को तोड़ना भी पड़ा और उसमें भारी संख्या में गोला बारूद और तमंचे यहाँ से बरामद हुए हैं। विकास दुबे ने 3 जुलाई को जब पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया था उसके बाद वो उनके हथियार भी लूट कर भागा था। पुलिस ने उनमें से एक हथियार तो बरामद कर लिया मगर अभी भी 4 हथियार बाकी है। देखिए, टोटल पुलिस के इस मामले में एक AK-47 राइफल, एक इंसास राइफल, एक ग्लॉक पिस्टल और 2 9mm पिस्टल, ये 5 हथियार पुलिस के लूटे गए थे जिसमें से एक हथियार बरामद हो गया है। 4 हथियार की बरामदगी के प्रयास चल रहे हैं। पुलिस से विकास दुबे ने एक AK-47 राइफल, एक इंसास राइफल और 3 पिस्टल लूटे थे। एक पिस्टल उन बदमाशों से बरामद हुई जिनका पुलिस ने 3 जुलाई को एनकाउंटर किया था। विकास दुबे इतना खतरनाक था कि जाते वक्त न वो सिर्फ सीसीटीवी फुटेज की सारी हार्ड ड्राइव ले गया बल्कि पुलिस वालों के असलहे भी ले गया। उसने भागने के लिए भी सीधा रास्ता नहीं चुना बल्कि गांव के रास्ते होते हुए वो तमाम जिलों में गया। ऐसे सबूत बताते हैं। अब पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती न सिर्फ उन असलहों को वापस लाना है बल्कि वो सबूत जुटाने हैं जिसके आधार पर विकास दुबे को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कानपुर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने विकास दुबे के राजदार दयाशंकर अग्निहोत्री को जिंदा दबोच लिया। आज तड़के कानपुर में ही मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। दयाशंकर ने कैमरे के सामने कबूल किया कि विकास दुबे ने खुद पुलिस पर फायरिंग की और विकास को पुलिस के आने की खबर थी। इसके पास अब एक बंदूक है, बस वही मार वाली, बाकी सब फर्जी है। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया थे? अरे निरे आदमी है, निरे असला रहा है, गोली घंटन से। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कबूल, हम तो घर के अंदर लात थे, हमको तो हमने देखा नहीं। बाहर नहीं देखा। ये बताइए असलहे कितने थे? असलहे जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लात थे, हमको तो कुछ घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, वो तो सब खत्म हो गए थे। संदेह ठीक है, वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी, तुम्हारे नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गांव के बारे में बगिया है, हाँ। उसके खेत में वही बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले लोग कितने बदमाश हैं उसके बाद? जो तो नहीं बता सकता। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? सीधा आया उठाने। इस मुठभेड़ में एसएसपी को गोली सीधे सीने में लगी थी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई। आईजी भी बाल बाल बचे। अब एक एक कर गुनाह की किश्त खुल रही है। चौबेपुर थाने के इंचार्ज सस्पेंड है। पूरा चौबेपुर थाना शक के दायरे में है। तो अब इसमें हमारी जांच चल रही है और जांच में चौबेपुर थाने का हर सिपाही, हर कर्मचारी जो है हमारे जांच के दायरे में है और जैसे ही ये पिन पॉइंट हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस अपराधी को सूचना दी थी तो वो अगर पुलिस विभाग का कर्मचारी होगा तो उसको हम धारा 302 का मुलजिम मानते हुए उसको जेल भेजेंगे
साथ ही उसको नौकरी से बर्खास्त भी करेंगे। कौन है वो पुलिसकर्मी जो वर्दी में रहकर भी विकास दुबे के लिए काम कर रहा था? इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है। इस मामले में पुलिस वाले भी शामिल हो सकते हैं, लिहाजा बहुत सारे पुलिस वालों से पूछताछ चल रही है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे चेहरे सामने आए जो आपको शर्मिंदा करते हैं। हैरानी की बात यह है कि 2 जून को ही थाना प्रभारी विनय तिवारी से विकास दुबे की बहस हुई थी, मगर अफसोस ये कि थाना प्रभारी ने इस झड़प के बारे में ना तो अपने किसी सीनियर को बताई, न ही इसे पुलिस रिकॉर्ड में कहीं दर्ज किया। ये बात सामने आई है कि एक दिन पूर्व भी थानाध्यक्ष और ये इस अपराधी के बीच में तनातनी हुई थी और इस अपराधी ने थानाध्यक्ष के ऊपर राइफल तानी थी, लेकिन थानाध्यक्ष ने ये बात विभाग के उच्च अधिकारियों को नहीं बताई, न ही इसकी कोई इंदराज जो है थाना के रिकॉर्ड्स में किया। अगर वो ऐसा करते और बताते कि इस तरह की पूर्व में घटना हो चुकी है तो हो सकता था कि हमारे अधिकारी जो वहाँ दबिश देने गए थे और अलर्ट होकर के जाते, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके जाते और इस दर्दनाक घटना से बचा जा सकता। विकास दुबे अपने आप को कानून से ऊपर समझता था, उसके आसपास अपराधियों का घेरा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस से मुठभेड़ में विकास दुबे ने 300 से 400 राउंड फायरिंग की थी। तमाम अन्य तरह के कारतूस भी यहाँ पर मिले हैं। इन सब के कारतूस हमने बैलिस्टिक जांच के लिए भेजे हैं लखनऊ, और उस जब जांच आएगी तो उससे पता चलेगा किस तरह के हथियार जो है यहाँ पर। क्या बहुत बड़ी रिकवरी हथियारों की? नहीं, देखिए यहाँ पर बहुत भारी संख्या में कारतूस मिले थे, करीब 300-400 कारतूस इन अपराधियों के द्वारा यहाँ पर फायर किए गए थे। विकास दुबे ने पुलिस को जिस वक्त निशाना बनाया उसके साथ 70 से ज्यादा लोग थे। इनमें से 21 की पहचान हो चुकी है, जिनमें 2 एनकाउंटर में मारे गए, 1 पकड़ा गया है, बाकी के 18 की तलाश हो रही है। देखिए, इस दर्दनाक घटना में अब तक हम लोग 21 अपराधियों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि जो इस घटना में सम्मिलित रहे थे। इन 21 में से 2 अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। 1 अपराधी आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, उसको अब इंट्रोगेट किया जाएगा, और जो शेष अपराधी हैं, जो 18 अपराधी शेष बचते हैं, इन सब पे इनाम किया गया है। अब सवाल यह है कि विकास दुबे कहां है? कानून के लंबे हाथ विकास दुबे तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? कानपुर से नीलांशु शुक्ला और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। दरअसल विकास दुबे कई राजनीतिक दलों के साथ जुड़ा और लगातार अपना दबदबा बनाता चला गया। हैरानी होती है ये जानकर कि विकास दुबे के खिलाफ अपराध तो दर्ज हो रहे थे, मगर राजनीतिक रसूख के चलते वो आजाद घूमता था। दिन दहाड़े एक मंत्री की हत्या करके भी विकास दुबे बच गया। कहने में गुरेज नहीं कि सियासी ताकतों ने विकास दुबे को दुर्दांत बना दिया था, मगर अब विकास दुबे के हर गुनाह का हिसाब होने वाला है। विकास दुबे आज नहीं तो कल पकड़ा तो जाएगा ही, मगर सवाल यह है कि एक मामूली से छुटभइये नेता से अपराध की दुनिया का इतना बड़ा नाम विकास दुबे कैसे बन गया? विकास दुबे अपराध की सीढ़ियां कैसे चढ़ता गया? कैसे ना वो पुलिस से डरता था, ना कानून का उसे कोई खौफ था? ये सब समझने के लिए समझना होगा उस विकास दुबे की कहानी को, जो मामूली उगाही से अपराध की दुनिया में घुसा। विकास 25 साल से राजनीतिक दलों का हिस्सा रहा। विकास 15 साल तक बीएसपी के साथ रहा, 5 साल बीजेपी में रहा और पिछले 5 साल से समाजवादी पार्टी का हिस्सा था। सियासी हाथ सर पर था, इसलिए वो अपराध करने से हिचकता नहीं था। और तो और पुलिसकर्मी भी उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते थे। 25 पुलिस वाले थे, 5 सब इंस्पेक्टर थे, इन सब के साथ पुलिस ने कोई भी उसका विरोध नहीं किया। वो गोली मार के और फरार। तो कितनी गोलियां मारी थी? 7 गोली मारी थी। 7 गोली मारी थी। बीजेपी नेता संतोष शुक्ला को थाने में घुसकर गोली मारने वाला विकास दुबे छूट गया था, मगर कैसे? मृतक संतोष शुक्ला के भाई से सुनिए। सिपाही ने एक भी गवाही नहीं दी, ना इंस्पेक्टर खड़े हुए, ना सिपाही खड़े हुए। अगर ये सब खड़े हो जाते तो उसी समय इसको किए गए अपराध का दंड मिल जाता। और आज जो गमले में पुलिस ने पौधा लगाया था वहां पे, वो आज बटवृक्ष न बनता। सोचिए, हत्या के मामले में विकास दुबे आरोपी था, बावजूद इसके उसे अदालत तक छोड़ने और ले जाने मन नहीं आते थे। जब वो अदालत में हाजिर हुआ था तो कई माननीय उसके साथ थे, और माननीय की गाड़ी से ही वो जो है कचहरी पहुंचा। हैरानी होती है
कि जिस आदमी ने दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं की, जिस आदमी के नाम 60 संगीन जुर्म दर्ज थे, उसका नाम टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट में भी नहीं था। क्यों? जवाब सुनिए। थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और उनकी जो भूमिका इस प्रकरण में रही है उसकी जांच चल रही है। अगर इसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट पाया जाएगा तो फिर उसमें एफआईआर भी दर्ज होगी। मामला विकास दुबे को इतना बड़ा अपराधी बनाने में राजनीति से जुड़े लोगों के साथ साथ पुलिस कर्मियों की हिस्सेदारी भी बराबर की थी, और वही हिस्सेदारी आज पूरे पुलिस महकमे को हिलाए हुए है। अब विकास की तलाश में नाकेबंदी हो रही है। हम इस वक्त बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर मौजूद हैं और ये वही घर है जिसको कल प्रशासन ने जेसीबी से पूरी तरह से ढहा दिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है और ये पूरा घर पूरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। साथ ही साथ जो विकास दुबे की गाड़ियां, ट्रैक्टर, उनको भी प्रशासन ने जेसीबी से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है। और साफ तौर पर सरकार का ये कहना है कि विकास दुबे की जितनी भी संपत्ति है उसको जब्त की जाएगी, साथ ही साथ उसके बैंक अकाउंट भी सील किए जाएंगे। सरकार द्वारा विकास दुबे के रिश्तेदारों की भी संपत्ति की जांच चल रही है, जिसमें लखनऊ की भी 2 मकान शामिल है और कहा यह जा रहा है कि अगर वह प्रॉपर्टी भी अवैध निकली तो उसको भी ढहाने का काम किया जाएगा। आज नहीं तो कल विकास दुबे पकड़ा भी जाएगा और उसे उसके अपराध की सजा भी मिलेगी। मगर अफसोस सिर्फ इतना ही है कि अगर नेताओं की शहर विकास दुबे को ना मिली होती तो ना तो वो इतना क्रूर अपराधी होता और ना ही बेकसूर पुलिसकर्मी असमय मौत की भेंट चढ़ते। कानपुर से नीलांशु शुक्ला और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और अब आपको विकास दुबे के आपराधिक इतिहास और उसके अपराध के बढ़ते ग्राफ की पूरी पिक्चर बता देते हैं। साल 2000 में विकास दुबे पर कॉलेज के सहायक प्रबंधक की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। साल 2000 की बात थी, यानी कि 20 साल पहले। साल 2000 में रामबाबू यादव की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। 2002 में बीएसपी की सरकार में विकास दुबे ने अपना दबदबा कायम किया। 2002 में विकास दुबे ने अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बनाई, पैसों की जमकर उगाही की। साल 2001 में विकास दुबे पर थाने के अंदर घुसकर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या करने का आरोप लगा। संतोष शुक्ला हत्याकांड में किसी ने भी विकास दुबे के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी, यहां तक कि थाने के भीतर घुसकर इसने गोली मारी थी, पुलिस वालों ने भी नहीं। साल 2004 में विकास दुबे पर केबल व्यवसायी की हत्या करने का आरोप लगा। साल 2013 में भी एक हत्या करने का आरोप विकास दुबे पर लगा, लेकिन इन तमाम मामलों में लगातार वो छूटता रहा। इसके अलावा अलग अलग तरह के सारे मामलों को मिला लिया जाए तो विकास दुबे पर 60 से ज्यादा गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं। मगर सियासी जमात का हाथ विकास के सिर पर सदा बना रहा। यही वजह रही कि वो कानून से बचता रहा। लेकिन अब उसके सिलसिलेवार किए गुनाहों का हिसाब करने का वक्त आ गया है और उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही पुलिस इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार करेगी। इस खबर पर बनी रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको मुंबई, जहां पर मूसलाधार बारिश ने मुसीबत पैदा कर दी है। मुंबई में मानसून की बारिश ने सरकार और बीएमसी के दावों को अपने साथ बहा ले गई। जरा सी बरसात से ही मुंबई डूबने उतराने लगी। हालात ये हुए कि कई जगह रास्ते बंद हो गए, गाड़ियों के पहिए मुंबई में थम गए। तो क्या हुआ जो एक बार फिर बारिश के पानी से लबालब हो गई मुंबई? कोई पहली बार तो हुई नहीं। तो क्या हुआ जो मुंबई की सड़कें समंदर बन गई और समंदर सड़कों तक घुसाने के लिए बेताब हो उठा? ये भी कोई पहली बार तो हुआ नहीं। तो क्या हुआ जो मानसून की बारिश से परेशान हो गए मुंबई वाले? बंद हो गए रास्ते, डूब गए गाड़ियों के चक्के, दौड़ने वाली मुंबई तैरने लगी। ये भी कोई पहली बार तो हुआ नहीं। जब जब मुंबई में बरसात होती है, प्रशासन की, अधिकारियों की, नेताओं की, सरकारों के दावे, उनके वादे इसी पानी के साथ बहने लगते हैं। हिंद माता का इलाका डूब रहा है। देखो सरकार। बरसात इतनी ज्यादा हो रही है उसका असर आप मानकर चल सकते हैं। और चेंबूर हो या कुर्ला हो, ऐसे कई लो लाइंग एरियाज है इस वक्त मुंबई में जहां पर पानी भर रहा है, उसे फिर से ड्रेन आउट किया जा रहा है और फिर भारी बरसात के कारण ऐसे दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। खार में तो मुसीबत धुआंधार बरसी। जल जमाव के चलते खार सबवे को बंद करना पड़ा।
खार सबवे, अंधेरी सबवे, इन सब इलाकों में पानी भर गया है। जरा सी बारिश हुई नहीं कि थोड़ी सी पानी में ही ये बरसात में ही ये पानी भर जाता है। इस वक्त आप देख लीजिए खार सबवे का ये हाल है। पूरी जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और वहां आप दूर दूर देखेंगे तो बच्चे तैरना सीख रहे हैं, इतना पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। मुंबई में आसमानी आफत का अंदाजा सुबह 8:30 बजे तक हुई झमाझम बारिश से लगा सकते हैं। ठाणे में 377 मिलीमीटर, मुंब्रा में 291 मिलीमीटर, डोंबिवली में 265 मिलीमीटर, कांदिवली में 235 मिलीमीटर, कल्याण में 192 मिलीमीटर, कुर्ला में 160 मिलीमीटर और कोलाबा में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुंबई वालों के लिए राहत की खबर यह है कि दादर, बायकुला, धारावी और माटुंगा में फिलहाल जलजमाव नहीं है। कुर्ला, पवई, जुहू और देवनार इलाकों में भी पानी का उतरना शुरू हो गया है। लेकिन सायन जैसे इलाकों में अब भी जलजमाव बना हुआ है। अगर वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट की माने तो एक रेड अलर्ट इशू किया गया है मुंबई शहर के लिए, थाने के लिए, पालघर के लिए कि अगले 24 से 48 घंटों में हैवी रेनफॉल इन एरियाज में होने की संभावना है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस और बृहड़ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सभी सिटीजन्स को ये आग्रह किया है कि घरों के अंदर रहें, जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी बाहर ना निकले, क्योंकि भूलिएगा मत कोविड का सिचुएशन अभी भी शहर में लगातार बना हुआ है। मुंबई में समंदर भी रौद्र रूप दिखा रहा है। ये तस्वीरें मरीन ड्राइव की हैं, जहां दोपहर में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें सिहरन पैदा कर रही थी। पेन स्टैंड के किनारे भी ऊंची लहरें डरा रही थी। मुंबई पुलिस ने पहले ही लोगों को इस खतरे से अलर्ट कर दिया था। वर्ली सी बीच पर भी समंदर की ऊंची लहरों ने रौद्र रूप दिखाया, लिहाजा पुलिस को आगाह करना पड़ा कि लोग किनारों पर हरगिज ना आए। 3 दिनों की भारी बारिश के बाद मुंबई की पवई झील अब ओवरफ्लो कर रही है। इंडस्ट्रियल इलाकों को इस झील से पानी सप्लाई होता है। भारी बारिश और हाई टाइड ने मछुआरों के सामने भी संकट पैदा कर दिया है, जो कोरोना के चलते पहले से ही परेशान है। मुंबई के लिए मॉनसून की आफत तो अभी शुरू हुई है, सोमवार को मुसीबत और बढ़ सकती है। मुस्तफा शेख और विद्या के साथ तनुश्री पांडे, मुंबई आज तक। मुंबई के ये जो हालात हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे थे, ये हालात हर साल होते हैं। हर साल मॉनसून आता है और हर साल मुंबई ऐसे ही पानी से लबालब भर जाती है। सवाल है क्यों? तो हम आपको बताते हैं कि मुंबई में पानी भर जाने की समस्या क्यों हो रही है। मुंबई में जलभराव की सबसे बड़ी वजह टाउन प्लानिंग और पुराना ड्रेनेज सिस्टम है। मुंबई में ड्रेनेज सिस्टम के कुछ हिस्से अंग्रेजों के जमाने के हैं। आबादी के साथ ही ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता नहीं बढ़ाई गई। मुंबई में पानी निकालने वाले पाइप 50 से 60 साल पुराने हैं। 1993 में ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की सिफारिश की गई, मगर कुछ खास बदलाव हुआ नहीं। हाई टाइड के वक्त समुद्र के पास ड्रेनेज सिस्टम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। 2019 में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बाढ़ के लिए बीएमसी को जिम्मेदार बताया। मुंबई में नालियां कचरे और कीचड़ से भरी हुई हैं। जरा सोचिए, यह हालत तब है जब बीएमसी का 2020-21 का बजट 33,441 करोड़ का है। आपको बताते चलें कि बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है। बीएमसी का यह बजट गोवा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों के कुल बजट से भी ज्यादा है। बावजूद इसके यहां पर हालात बेहद बुरे हैं। और जब भी मॉनसून आता है, ऐसी ही तस्वीरें मुंबई और उसके अलग अलग हिस्सों से सामने आती हैं। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। कुछ और बड़े खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। आप रहिए खबरदार और देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।